तो यहाँ पे मैं एंड ये बोल रही थी, हाँ, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प करेगी इन काउंटर साइक्लिकल मेजर्स। ओके, एंड यहाँ पे जैसे बात हो रही है 1997 अंडर सी रंगराजन एज आरबीआई गवर्नर एंड मनमोहन सिंह एज द फाइनेंस मिनिस्टर, द गवर्नमेंट took its first step towards ending the automatic monetization of the deficit by terminating the practice of uh, issuing Ad hoc treasury treasury bill bill. and of treasury bill and even the primary issuances to the RBI. तो monetization of deficit ये होता है कि government used to easily get the money from RBI. Suppose there is a certain amount of fiscal deficit. तो fiscal deficit को cover करने के लिए government has to borrow the money. तो government क्या करती थी कि RBI से easily पैसा print करवा के new currency जो हम बोलते हैं, new money जो बोलते हैं, RBI used to print that new money. एंड उसके लिए गवर्नमेंट को अपनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं या ट्रेजरी बिल्स विच आर अ पार्ट ऑफ इट, वो इशू करके आरबीआई यूज टू बाय दैट, एंड जितना अमाउंट होता था दैट यूज टू बी मेड अवेलेबल। सो उसकी वजह से इश्यूज यही होता था कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस नहीं कर रहा था क्योंकि इन्फ्लेशन और इंक्रीज हो रही थी इकोनॉमी में। सो ओवरऑल इकोनॉमी के जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स है दे वर ऑल्सो गेटिंग इम्पैक्टेड। सो दैट इज वाई दिस इज कंप्लीटली बैंड अंडर द एफआरबीएम एक्ट। ये हमने पीटीक्यू सेशन में भी कवर किया है कि गवर्नमेंट के प्राइमरी इशुएंसेस आर दे आर नॉट अवेलेबल टू द आरबीआई। ओके, द प्राइमरी issuances. So we can move forward. ये कवर हो गया। यहाँ पे इंडियन बैंक्स की बात हो रही है कि इंडियन बैंक्स को क्या करना चाहिए इन 2024 to 2025। तीन चीजों की बेसिकली शॉर्ट में बात करूँ तो बात हो रही है। पहले तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने की, क्योंकि 40 to 60 जो रिटेल एसेट्स है लोन के, दैट आर डिजिटली सोर्स्ड। 80 to 90% ऑफ द पर्सनल लोन्स आर डिजिटली सोर्स्ड एंड इंडिया इज द ग्लोबल लीडर इन डिजिटल पेमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट। सो जो डिजिटल कैपेबिलिटीज हैं वो ग्रो कर रही है फास्टली, एंड हमें भी ग्रो करना चाहिए। उसके बाद डेटा प्रोटेक्शन लॉ एंड साइबर सिक्योरिटी फंक्शंस जो हैं, साइबर वॉल एंड बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद जो अनमेट अपॉर्चुनिटीज हैं रूरल एरियाज में, स्मॉलर सिटीज में या फिर टाउन्स में, वो इम्पोर्टेंट हो जाती है ताकि कस्टमाइज्ड हम रूरल प्रोडक्ट्स बना पाए। क्लस्टर फाइनेंसिंग ऑप्शंस की यहाँ पे बात हो रही है। तो क्लस्टर फाइनेंसिंग ऑप्शन से क्या मीनिंग है यहाँ पे? डिजिटल प्रोसेसिंग इनेबल कर पाए हम एग्रीटेक आई पार्टनरशिप्स थिंक के जो लिए। कस्टमरी फाइनेंसिंग ऑप्शन, फॉर एग्जांपल क्लस्टर इंटरेस्ट सबवेंशन, वो एक क्लस्टर हो सकता है क्लस्टर एग्जांपल। हाँ, कस्टमरी नहीं, क्लस्टर, क्लस्टर है। क्लस्टर। द टर्म इज क्लस्टर, मतलब कलेक्टिवली द सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज जो आपको इजीली अवेलेबल है टू यूज देम। तो क्लस्टर वर्ड वही है, सिंपल मीनिंग। इजी यूजेज, इजी अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी है। हाँ, कस्टमाइज्ड रूरल प्रोडक्ट लाइक क्लस्टर फिटिंग। ठीक है, तो स्पेसिफिकली उनके लिए एक टाइप ऑफ पॉपुलेशन के लिए। हाँ, मतलब सारी फाइनेंशियल सर्विसेज उनके लिए अवेलेबल होनी चाहिए। ओके, देन उसके बाद हो रही ग्रीन फाइनेंसेस की बात। 25% ऑफ द ग्रीन फाइनेंस इन्वेस्टमेंट इज नीडेड फॉर इंडिया टू रीच इट्स गोल ऑफ नेट जीरो बाय 2070। तो ये बैंक्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन लास्टली यहाँ पे बात हो रही है टैलेंट स्ट्रैटेजी की, कि कैसे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं डिफिकल्टीज फेस करते हैं कॉस्ट रीजंस की वजह से, जितना उनको क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफर करना चाहिए उतना नहीं कर पाते। तो दे आर टॉकिंग अबाउट फिलिंग द टैलेंट पूल। तो ये 3 से 4 एरियाज है जिसकी यहाँ पे बात हुई है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रीन फाइनेंस, टैलेंट पूल एंड देन अनमेट अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरियाज। एक और दिया हुआ ना, ओनली 47% हैव एन इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस स्ट्रेटेजी। 41% सिर्फ। हम्म। ओके, वी कैन मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पे बात हो रही है डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज की, स्कीम्स के अंडर। फॉर एग्जांपल ST SC OBC सर्टिफिकेट्स इशुएंस के लिए, या फिर इनकम सर्टिफिकेट के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली दिखाया जा रहा है कि कैसे रॉबस्ट डिलीवरी सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा है एंड डोर स्टेप डिलीवरी मिल रही है।
24/7, और हेल्पलाइन नंबर है सिटीजन्स के लिए, एंड यू हैव टू पे 50 रुपीज एडिशनल गवर्नमेंट की तरफ से सर्विस के लिए। तो यहाँ पे आप डेटा देख सकते हो। तो 1.4 लाख कॉल्स इन 2023 फॉर डोर स्टेप डिलीवरीज, इतने लोग अवेल करने के लिए कॉन्टैक्ट कर रहे हैं। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। So we can say this is an example of good governance and how we can reduce even the challenge and concern related to red tapeism also. डोर स्टेप डिलीवरी सभी चीज दे सकते हो इसमें। हम्म ये एक वर्ड है मोबाइल सहायक। टोटल केसेस सबमिटेड टू द बुक टू द मोबाइल सहायक। मोबाइल साइट तो वही होगा ना जो मतलब हम्म हेल्पलाइन नंबर दिया होगा। हाँ, तो उसका हम्म, हेल्पलाइन नंबर अब सबको ही लिखता है। अब हम लोग हाँ। लिखेंगे मोबाइल सहायक, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सहायक। टेली गवर्नमेंट डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विस। विजिट द सिटीजन एज पर द अपॉइंटमेंट ऑफ शेड्यूल, कलेक्ट्स एंड अपलोड्स ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। मोबाइल सहायक का एक काम है। मतलब they are operating through the mobile हाँ। phone only. हम्म और न्यू दिल्ली लॉन्चेस मोबाइल सहायक, इसको ले सकते हैं एग्जाम्पल में। और ये काम करते हैं कि अगर मुझे डॉक्यूमेंट अपलोड करने नहीं आता है तो आप कॉल करो, आ जाएंगे, फिर अपलोड कर देंगे सब चीज़ ओवरऑल। अच्छा ठीक है। ये ड्रॉट हिट्स नॉर्थ ईस्ट स्पेन। तो स्पेन से रिलेटेड यूपीएससी ने पूछा था कैटलोनिया। और एक है बास्क रीजन। एक सेकंड। तो कैटलोनिया, बास्क, ये दोनों चाहते हैं कि अलग प्रोविंस बने। उसके बाद फिर यही दो है ओवरऑल। तो स्पेन के कैटलोनियन रीजन में ये और वो ड्रॉट हुआ। साइड में है, मेडिटेरियन सी की साइड में पड़ता है, बॉर्डर करता है कैटलोनिया रीजन जो है फ्रांस और एंड्रोआ नॉर्थ में। हम्म हम्म। एक सेकेंड और भी है। स्पेन। और स्पेन और मोरक्को के बीच में कौन सा वाटर चैनल है? आई ऑलवेज फॉरगेट दैट नेम। जिब्राल्टर स्ट्रेट। स्टेट ऑफ स्पेन है। जिब्राल्टर। हम्म हाँ, बिटवीन तो स्पेन एंड मोरक्को। कैटलोनिया, गैलिसिया, गैलिशिया, हाँ, ये भी आता। बास्क, कैटलोनिया और गैलिसिया। फिर ये सब जगह सेपरेटिज्म प्रमोट किया जाता है। एंडालुसिया, जो एंडालुसिया हो गया वो पूरा भी मिडल मिडिल स्पेन को बोलते हैं। यूके का बोला जाए तो सबसे ज़्यादा सेपरेटिस्ट मूवमेंट है नॉर्दर्न आयरलैंड, आयरलैंड, फिर स्कॉटलैंड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स मोस्टली। एंटेलोनिया इज इन टर्की राइट? नो, इट इज इन स्पेन, मिडिल स्पेन। ओके, स्पेन। रिगार्डिंग दिस म्यांमार, तो इम्पोर्टेंट कीवर्ड इन दिस सिक मैन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में पढ़ते हैं तो वी टॉक अबाउट सिक मैन ऑफ यूरोप, दैट इज गिवन टू द ऑटोमन एम्पायर बिकॉज ऑफ द सेवरल प्रॉब्लम्स, इकोनॉमिक क्राइसिस से लेकर एथनिक इश्यूज एक्सेट्रा। बट म्यांमार क्यों बोला जाता है सिक मैन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया? बिकॉज देर इज नो स्टेबिलिटी इन द गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ द थ्री सेपरेट पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर: political class, ethnic groups, and military. Even in the ethnic groups, there has been several classes, which is which have a wider repercussion on the Indian boundaries in the Manipur, Nagaland, अरुणाचल प्रदेश। तभी जाकर के फ्री बॉर्डर मूवमेंट रिजीम इसको कुछ सस्पेंड किया गया था। फर्दर मैप के हिसाब से देखा जाए तो 5 नेबर्स म्यांमार में, अगर तो इंडिया, बांग्लादेश, थाईलैंड, लाओस, चाइना। म्यांमार इज पार्ट ऑफ बिम्स्टेक, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एशियन कंट्री। तो जब बिम्स्टेक और एशियन का बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आना चाहिए कि म्यांमार इज अ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया, इट इज अ गेटवे टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया डायरेक्टली। कालाधन प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है म्यांमार में।
तो इसमें अभी म्यांमार का बात हो रहा है कि क्या करना चाहिए। तो एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन हैव इन्फ्लिक्टेड अ हेवी टोल ऑन म्यांमार मिलिट्री अलोंग द border, Chinese border also, Indian border, Arakan army, Tang national army, all these are separatist element in Myanmar. So various attempts have been made by the UN, ASEAN, Japan, Myanmar's neighbor, but there has been no resolution regarding the peace process. India's interest, India is looking at a Myanmar at a different angle because of the Chinese increasing influence in Myanmar politics. Chinese is supporting the current military junta. Further, India is trying to experiment with a hybrid democracy, but it had failed with the coup in 2022. तो बोला जाता है इंडिया शुड अडॉप्ट अ राजा मंडला पॉलिसी दैट इज रियल पॉलिटिक्स बैलेंस फ्रेंडली टाइप विद द मिलिट्री गवर्नमेंट वाइड वाइल इंक्रीजिंग ब्रॉडनिंग द स्पेस फॉर एंगेजमेंट विद अदर स्टेक होल्डर कौन आते हैं डेमोक्रेसी में जो एंटी मिलिट्री रिजीम में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन लोगों के रेफ्यूजीज हो गए डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स हो गए एंड फोर्थ इज डेमोक्रेटिक पार्टीज जो अभी सत्ता में नहीं। दूसरा जो इसमें बोला जाता है कि सेकंड इज इंडिया शुड फोकस ऑन larger engagement with the military as well as the communication with the certain component such as Chin National Army, Arakan Army that is residing in Myanmar. They carry out separatist movement and insurgency cross border into the India. For example, Manipur में भी उनका रोल रहा है, Nagaland, NSCN, Arunachal Pradesh. That is why there should be a communication with such resistance army. Third would be India should talk about the transition to the federal democracy. तो और भी जो नेबर्स हैं उनके साथ कर सकते हैं और सीख इमीडिएट फ्रीडम ऑफ द ऑन्ग सैंग सू की जिन्होंने नोबेल पीस प्राइज मिला भी था और करेंटली सी इज अंडर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। तभी जाके हो सकता है लॉन्ग टर्म में देयर वुड बी अ पीस प्रोसेस इन म्यांमार एंड ओवरऑल इंडियाज एक्ट इज पॉलिसी वुड गेट सपोर्ट फ्रॉम द वाइडर पॉलिटिकल क्लास ऑफ म्यांमार। अभी थोड़ा दिक्कत हो रहा है, देयर इज अ हेवी चाइनीज सेंटिंग इन्वेस्टमेंट चाइनीज इन्फ्लुएंस इन म्यांमार। तो कीवर्ड सिक मैन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। This is a specific article, not that much required, but important keyword we can derive it because Tilak Devasher is very important personality in the security sphere. He has written 3 to 4 books regarding the South Asia, regarding the Pakistan, Balochistan conundrum, and Northwest India mostly. He he is a member of the National Security Advisory Board. तो बोला जाता है कि वी हैव डिस्कस कि ईरान और पाकिस्तान के बीच में रिलेशंस कैसे इवॉल्व हुए ओवर द इयर्स 1960s टू 1990s टू करेंटली 2010। तो अर्लियर 1965 में इंडो पाक वॉर ईरान प्रोवाइडेड सेफ बेस टू द पाकिस्तानी एयरफोर्स ड्यूरिंग द बलोच इंसर्जेंसी बोथ इन ईरान एंड पाकिस्तान बोथ द कंट्री मिलिट्री हैव जॉइंट कोऑपरेटेड विद ईच अदर। लेकिन अभी देखा गया कि ईरान हैड कैरिड आउट अटैक अगेंस्ट द अन्नाउदुल्ला टेररिस्ट ग्रुप सुन्नी mostly dominated and Pakistan relationship with Iran has been tough decreasing और over the years there is a sectarian crisis वो डिस्कस कर चुके थे। तो इम्पोर्टेंट कीवर्ड कल भी ले लिए थे बालूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लिबरेशन फ्रंट एंड बस यही। Regarding the bill, already Uttarakhand have formulated a bill, enacted the bill regarding how to create a deterrent in society against cheating in public examination. Jharkhand has also has such bill which provides 10 years of rigorous imprisonment and 1 crore fine. So it proposes 3 to 5 years of imprisonment और इंडिविजुअली पर अगर ऑर्गेनाइज क्राइम है देर इज अ ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड इट number of individuals very higher then jail term will be 5 to 10 years.
हर एग्जाम के लिए होगा, यूपीएससी, एसएससी, रेलवेज, नीट, जेई, सीयूईटी। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन अनफेयर बिल मीन्स बिल 2024. It sets for the high level national technical committee on the public examination, which talks about developing protocol for the digital platform, IT proof system, comprehensive electronic surveillance in the examination center, physical infrastructure. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कहीं पर भी चीटिंग से रिलेटेड, तो वी कैन राइट दैट नेशनल टेक्निकल कमिटी ऑन पब्लिक एग्जामिनेशन, it will regulate, it will monitor, it will set standard how to conduct examination in a transparent manner. तो कॉम्प्रहेंसिव इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस किया जाएगा, फॉर्मुलेटिव नेशनल स्टैंडर्ड एंड सर्विस लेवल बोथ आईटी एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया फ्रांस पहले डिस्कस किए थे कि ओनली इंडिया फ्रांस इंडिया रशिया से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप, ऑल दीज कंट्री, थ्री कंट्री इंडिया रशिया एंड फ्रांस, दे टॉक अबाउट मल्टीपोलैरिटी। तो France was the only first country to support India for the UNSC Permanent 5, apart from Soviet Union, Russia. उसके बाद देखा जाता है तो आफ्टर न्यूक्लियर टेस्ट फ्रांस हैड सपोर्टेड इंडिया दैट टाइम इन स्पाइट ऑफ प्रेशर फ्रॉम यूएस, नाटो एंड ब्रिटेन, दे हैड कॉल्ड फॉर सैंक्शन अगेंस्ट इंडिया। बिकॉज वाई, सबसे बड़ा जो ये हमें से याद रखना चाहिए कि फ्रांस टॉक्स अबाउट ऑटोनॉमी ऑफ द यूरोपियन यूनियन। It always criticized Britain for being a very close ally to the US, because becoming part of the European Union, British US interest was getting promoted through Britain in European Union. That is why France had earlier left NATO in 1960s, फिर ज्वाइन कर लेते। तो दे बोथ इंडिया एंड फ्रांस नेचुरल कन्वर्जेंस ऑन इंडियाज एम्बिशन फॉर सीकिंग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, खुद का सॉवरेंटी होना चाहिए, खुद का लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन होना चाहिए, लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए खुद का, नॉट दो बोथ कंट्रीज डोंट सपोर्ट एनी ब्लॉक्स। हालांकि फ्रांस पार्ट ऑफ नेटो है, वो पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन है, लेकिन तब भी वो चाहते हैं कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी रहे डिसीजन मेकिंग में। तो वर्ड है सिविलाइजेशन एक्सेप्शनलिज्म, वो होता है कि हर एक कंट्री दोनों सिविलाइजेशन के ऊपर प्राइड करते हैं। सेकेंड, आर्गुमेंटेटिव इंटेलेक्चुअलिज्म, फ्रेंच रेवोल्यूशन डिराइव है उनका, और इंडिया का भी जो सिक्स स्कूल ऑफ फिलोसफी है, तो दोनों एक दूसरे सपोर्ट करते हैं ऑन दैट फ्रंट। वेरियस इश्यूज, वेरियस एरियाज वेयर फ्रांस एंड इंडिया इज collaborating: defense, space, nuclear, counter terrorism, intelligence sharing। तो मोजांग डॉकयार्ड शिप बिल्डर लिमिटेड, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, हमेशा जब भी फ्रांस के साथ बात करेंगे तो देर इज अ हाई स्कोप फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। यूएस के साथ जब भी बात करते हैं तो देर इज अ स्कोप फॉर बिल्डिंग ऑफ सच वेपन्स एंड प्लेटफॉर्म इन इंडिया, बट देर इज लेस स्कोप फॉर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडिया ऑलवेज टॉक्स अबाउट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, क्यों? क्योंकि आपके लिए सिर्फ मैं मुझे बनाना है, लेकिन मुझे टेक्नोलॉजी भी चाहिए, तो फ्रांस ही देता है। तो अभी राफेल का बात नहीं हो रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यहाँ पर टाटा एडवांस सिस्टम, एयरबस हैव कंक्लूडेड C-295 मिलिट्री एयरक्राफ्ट। एयरबस फ्रांस कंपनी, फ्रेंच कंपनी है। दूसरा साफरान, जैसे प्रेट्स एंड मिटनी है यूके के, वैसे ही साफरान फ्रांस के। तो साफरान और डीआरडीओ दोनों गैस टर्बाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट किए फॉर डेवलपिंग ऑफ द एयरक्राफ्ट इंजन फॉर द फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, इंडिजिनियस एयरक्राफ्ट, 100% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी आम का। क्योंकि अभी इंडिया इज लुकिंग फॉर डेवलपिंग ऑफ द इंजन, इंडिया डेवलप अभी नहीं कर सकता है क्योंकि दुनिया में 4 कंट्रीज है जिनके पास इंजन कैपेसिटी है डेवलप करने का: फ्रांस, यूके, यूएस एंड रशिया। चाइना के पास भी नहीं है अभी। चाइना मोस्टली प्रेफर्स इंजन टू बी डेवलप्ड बाय रशिया। तो इंडिया अभी जो तेजस MK1 MK2 दोनों, फर्स्ट फेज वाला तेजस हो गया, MK2 मतलब उसके जैसे हर एक मोबाइल में होता है ना, वैसे ही भी MK2 नया वर्जन है तेजस का। तो इट इज यूजिंग F414 इंजन फ्रॉम यूएस, जनरल इलेक्ट्रिक। तो साफरान हेल्प करेंगे इंडिया को फॉर अचीविंग इंडिजिनस कैपेबिलिटी ऑफ डेवलपिंग आर्म का फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकेंड,
दूसरा जो वी हैड मिस्ड पहले, कि फ्रेंच असिस्टेंट वाज यूज्ड इन 1960s टू एस्टैब्लिश इंडियन लॉन्च फैसिलिटी एट श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में जो लॉन्च करते हैं PSLV GSLV, इट वाज एस्टैब्लिश्ड विद द फ्रेंच असिस्टेंट। इसरो और फ्रेंच स्पेस एजेंसी now working towards the joint mission under the न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड काम किया है कि कमर्शलाइज करना चाहिए इसरो को, तो उसके लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। एंड दूसरा कि फ्रेंच एयरफोर्स इज टॉकिंग अबाउट द स्पेस डोमेन विद कोलैबोरेटिंग विद द इंडियन स्पेस डिफेंस स्पेस एजेंसी। तो दोनों ऑप्टिमाइज करेंगे स्पेस डोमेन अवेयरनेस के लिए। तो बाकी फिर वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल कि देयर विल बी 1,000 फ्रेंच कंपनी इन इंडिया, और 150 इंडियन बिजनेस हैव एस्टैब्लिश प्रेजेंस इन फ्रांस। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का बात होता है। हायर एजुकेशन में इंडियन स्टूडेंट आर गोइंग टू फ्रांस। अदर सेक्टर्स में भी काम होता है। तो ओवरऑल की टर्म स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, पार्टनरशिप, फिर मोजेंगो डॉकयार्ड शिप लिमिटेड, वहां पर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, साफरन इंजन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। सीधी हरिकोटा में भी स्पेस फ्रेंच असिस्टेंस था, उसमें भी फ्रेंच एजेंसी एंड इसरो जॉइंट मिशन, और फ्रेंच एयरफोर्स एंड इंडियन डिफेंस एजेंसी फॉर द स्पेस डोमेन अवेयरनेस। तो एंड यहाँ पे आपने जैसे बात की ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो इसराइल के साथ भी क्या इंडिया ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी करता है? हाँ, करता है, यूएस के साथ भी है, सभी के साथ है। ऐसा नहीं कि यूएस नहीं करता, लेकिन बात यहाँ पर है कि जेट इंजन ऑलरेडी 4 कंट्रीज बाय वर्ल्ड में है। तो क्यों कंट्री को चाहे कि दूसरे कंट्री रेडी हो जाए जेट बनाने के लिए? सब तो मोनोपोली की तरफ जाएंगे ना। तो वो जो क्रूशियल एरिया होता है जैसे क्रायोजेनिक इंजन, वहां पर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के लिए बात हुआ था 1990s में फ्रॉम यूएस। बोथ सोवियत यूनियन एंड रशिया अंडर बोरिस येल्सिन और यूएस, दे हैड डिड नॉट गिवन cryogenic engine to India. That is why India developed its own cryogenic engine over the next 15 years, और अभी हम लोग खुद यूज करते हैं। तो फ्रांस से बात, दिस इज अ स्पेसिफिक की फैक्ट। इब्राहिम सोन एज किंग मलेशिया। प्रेरणा। So, this article is regarding the Korean Peninsula, and currently we know that Korean Peninsula is divided in two parts, एक North Korea और एक South Korea. Earlier जो पूरा Korean Peninsula था 1945 तक, तब तक इट वाज अंडर जापान्स रूल, लेकिन बाद में द नॉर्थ का जो कोरिया है दैट वाज ऑक्यूपाइड बाय सोवियत यूनियन, एंड जो साउथ का है देयर यूएस मिलिट्री यूएस है टू गेट ओवर द साउथ कोरिया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर 1950s कोरियन वॉर, जिसमें कोरियन वॉर क्यों हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल, उस समय आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 1 और वॉर 2, देयर वाज अ एंजाइटी among the foreign diplomacy planners in US, both in Soviet Union, in US particularly, because to contain the rise of communism in Southeast Asia, in Middle East, etc. और वो देखा गया कि नॉर्थ में ऑलरेडी इट हैड कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सोवियत यूनियन एंड चाइना। तो यूएस ट्राई टू सपोर्ट साउथ अगेंस्ट द नॉर्थ इन्वेजन। तो नॉर्थ इन्वेजन इन्वेड करता है, तो फिर हॉट वॉर होता है। हॉट वॉर मतलब रियल वॉर ऑफ द कोल्ड वॉर, पहला वॉर होता है कोरियन वॉर। उसके बाद फिर नॉर्थ वॉज सपोर्टेड बाय द रशिया एंड चाइना। चाइना उस रशिया उस समय सोवियत यूनियन था, और चाइना इज वॉज अंडर मो जेडोंग CPC, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। साउथ वॉज सपोर्टेड बाय यूएस एंड नाटो। नाटो उसमें फॉर्मुलेशन नहीं हो, हाँ हो गया था, तो नाटो एंड यूएस। फर्दर जापान वॉज गिवन इंडस्ट्रीज, जापान वॉज गिवन टेंडर्स फॉर मेकिंग ऑफ द इम्पोर्टेंट वेपन्स एंड लॉजिस्टिक फॉर कोरियन वॉर। तभी जाके जापान का जो रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इकोनॉमी हुआ 1945 के बाद से, तो कोरियन वॉर के समय हुआ।
फिर वियतनाम वॉर के समय वो, फिर जापान हैड रीजन टू अ ग्लोबल पावर इन 1970s 80s, दो वॉर के कारण। नॉर्थ कोरिया का फिर एम्बिशन देखा जाता है कि ओवरऑल ईयर्स इट इज अ क्लोज इकोनॉमी, इट मोस्टली रिलाइज ऑन चाइना फॉर इट्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड फॉर एवरी सेक्टर्स, डिफेंस, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। ओवर द साउथ का देखा जाता है इट इज रिलाइंग ऑन द यूएस सपोर्ट, क्योंकि यूएस हैज मिलिट्री बेस इन साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया इज ट्राइंग टू मेक अ न्यूक्लियर वेपन, और वो यूज करते हैं। तो देखा गया है कि न्यूक्लियर टेस्ट इन 2006 आफ्टर एग्जिटिंग द ट्रीटीज एनपीटी ट्रीटी इन 2003। और किम जोंग यूंग जो डिक्टेटर है, कम्युनिस्ट डिक्टेटर, ही ऑलवेज कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट एवरी ईयर। तो देयर इज अ टेंशन इन द साउथ ईस्ट चाइना सी एंड साउथ चाइना सी वहां पे, रिगार्डिंग द नॉर्थ एंड साउथ। तो 38 पैरेलल नॉर्थ एंड साउथ कोरिया के रिलेटेड है। इट वॉज ऑन द लाइन where the both the militaries came to an agreement in 1952-53 regarding the 38 पैरेलल, और वहाँ हेवी डिप्लॉयमेंट जोन है। उसके बाद फिर इंडिया का आता है, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो नॉर्थ एंड साउथ को हो गया। तो नॉर्थ कोरिया शोकेस है ह्यूज इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्यूरिंग द 1970s बिकॉज ऑफ द सपोर्ट फ्रॉम सोवियत एंड चाइना आफ्टर डिस्ट्रक्शन ऑफ आफ्टर द breaking of the Soviet Union and opening of the China towards the US। नॉर्थ कोरिया का धीरे धीरे इकोनॉमिक हेजमनी था वो कम होते गया, और धीरे धीरे अभी आप देखोगे नॉर्थ कोरिया वैसे ही दिखता है जैसे 1970s में दुनिया दिखता है, हर एक चीज़ में, टेक्नोलॉजीज में भी और बिल्डिंग आर्किटेक्चर भी, सब में। साउथ कोरिया हैव बिकम मॉडर्नाइज्ड अंडर द सपोर्ट ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑफ द वेस्ट। तो ये दोनों में फर्क है। 2023 में थ्री कंट्रीज मेट टुगेदर कैंप डेविड वॉशिंगटन डीसी इन हिस्टोरिकल मीटिंग टू इनिशिएट न्यू एरा ऑफ ट्राइलैटरल कोऑपरेशन। इसमें साउथ कोरिया के भी थे और नॉर्थ कोरिया के भी थे। नहीं, इसमें नहीं, सॉरी, नॉर्थ कोरिया हो नहीं सकते। नॉर्थ कोरिया में ट्रम्प ने इनिशिएट किया था पीस प्रोसेस, तो वो हो नहीं पाया था। तो जो ट्राइलैटरल कोऑपरेशन इट इज बिटवीन द साउथ कोरिया, जापान एंड यूएस, ये पूछ सकते हैं। कैंप डेविड वॉशिंगटन डीसी किसके बीच में? तो लिखा हुआ चाइना हैव ऑलवेज बीन कंसिस्टेंटली सपोर्टेड ऑफ द नॉर्थ कोरिया बीइंग द सिंगल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और अगर बाकी का देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज सपोर्ट साउथ कोरिया अगेंस्ट नॉर्थ। H5N1 वायरस Done, was Oshik. I've done it अपडेटेड। twice. ये भी देख चुके हैं। This is also done. Done। ये भी covered है। 16th Finance Commission. I think we are finished. Okay, thank you everyone. We will take up next set of articles for discussion due to Sarkari.